हेलो दोस्तों। पिछली क्लास में संविधान की आपको राष्ट्रपति पढ़ाया गया था। अब आज जो है मंत्रिपरिषद की क्लास शुरू की जाएगी। तो जल्दी जल्दी से सब लोग जो है वीडियो पे आइए और सबसे पहले जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग देखने लगते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। पूरे मंत्रिपरिषद को इस क्लास में कवर किया गया है और संविधान की पूरी क्लास हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विशेषकर आपके जो है यूपीपी और यूपीएसआई के लिए। संविधान के पूरे टॉपिक, एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएगा। आप पूरी की पूरी संविधान की क्लास देखिएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं तो आज की क्लास आपके मंत्रिपरिषद से। हाँ बच्चों, तो आज की क्लास में शुरू करते हैं। संविधान की क्लास है, इसमें मंत्रिपरिषद पढ़ाया जाएगा। तो देखिएगा, हमारे अनुच्छेद 53 में दिया गया था, अनुच्छेद 53 में, कि भारत के कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत के कार्यपालिका का प्रमुख होगा। और अनुच्छेद जो है 74 था, उसमें ये बात दी गई थी कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति की। ठीक है, अब देखिएगा, जो हमारी कार्यपालिका है, इसकी जो संवैधानिक शक्ति है औपचारिक रूप से वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो हमारे प्रधानमंत्री के पास ही होती है, या मंत्रिपरिषद के। ठीक है, तो वास्तविक शक्ति का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री करता है अपने मंत्रिपरिषद की सहायता से। और आगे देखिएगा कि जो ये मंत्रिपरिषद के बारे में, तो मंत्रिपरिषद जो है ऐसी संस्था है जो राष्ट्रपति को सलाह देती है। और ये मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री और सभी श्रेणी के मंत्रियों के समूह से बनती है। ठीक है, सभी श्रेणी के मंत्रियों के समूह से। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत हमारे कैबिनेट मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों मंत्री आते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये जो है अपने विभाग के सबसे उच्च मंत्री होते हैं, यानी कि ये, इनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। ये सबसे उच्च है मंत्रियों में। ये जो राज्य मंत्री होते हैं, ये इनकी कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं, राज्य मंत्री। और कभी कभी इन्हें भी स्वतंत्र प्रभार मिल जाता है। स्वतंत्र प्रभार इन्हें भी कभी कभी प्रदान किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी विभाग में अगर कैबिनेट मंत्री नहीं है तो वहाँ पे राज्य मंत्री को नियुक्त कर किया गया है, तो उन्हीं को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। और ये जो उप मंत्री हैं, उप मंत्री, ये जो है इन दोनों की सहायता हेतु रखे जाते हैं। उप मंत्री जो हैं वो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता हेतु होते हैं, और इनके पास जो है ये स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। ठीक है, जो उप मंत्री होते हैं इनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। इन तीनों के समूह से बनती है हमारी मंत्री परिषद। अब देखिएगा, ये मंत्रिमंडल क्या होता है। तो मंत्रिमंडल जो है, ये जो है मंत्री परिषद से छोटा होता है, लेकिन शक्तिशाली होता है, क्योंकि ये मंत्रिमंडल जो है कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है। किसका? कैबिनेट मंत्रियों का। सिर्फ कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं। जो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय वगैरह होते हैं वो यही लेती हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद जो है वो मंत्रिपरिषद जो है वो मंत्रिमंडल से बड़ी तो है। ठीक है, मंत्रिपरिषद बड़ी संस्था है और मंत्रिमंडल छोटी संस्था है, लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव में शक्ति के रूप में ये बड़ी है मंत्रिमंडल, और मंत्रिपरिषद शक्ति के रूप में छोटी है। ठीक है, मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री। ठीक है, और जो असली पावर है कैबिनेट मंत्रियों के ही पास होती है। चलिए, इतनी बात आप सब अच्छे से समझ लिए होंगे। आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में। तो जो ये मंत्रिपरिषद का गठन होता है उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 75 एक के अनुसार क्या होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति
राष्ट्रपति करेगा, और फिर बाकी जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री के सलाह से। ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, ये कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 75(1) में। ठीक है, अब देखिएगा ये मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में, और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को शपथ जो है वो कौन दिलवाएगा? वो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को शपथ जो है राष्ट्रपति ही दिलवाता है। कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। और इन्हें जो है शपथ दो तरीके की शपथ दी जाती है। एक, इन्हें जो है शपथ दी जाएगी पद और किसकी? गोपनीयता की। पद और गोपनीयता की। ठीक है, इन्हें शपथ दिलवाई जाती है पद और गोपनीयता की। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्रियों को राष्ट्रपति के द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। ये जो शपथ दिलवाया जाता है इनको किसके अंतर्गत? अनुसूची 3 के अंतर्गत। ठीक है, जो अनुसूची 3 दी गई है उसी के प्रारूप की तरह अंतर्गत इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। चलिए इसके आगे जो है देखते हैं मंत्रिपरिषद में किस इनके सदस्यों की संख्या के बारे में। समझे, मंत्रिपरिषद सदस्यों की संख्या। अब देखिएगा मूल संविधान जो था, शुरुआत में इसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। बाद में जो है इनमें ये अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार ये निर्धारित किया गया कि लोकसभा के कुल सदस्य जो हैं उनकी संख्या के 15%। ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से जो 15% है, इनसे अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्रिपरिषद, मतलब कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से कमी होगी, या 15% तक हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल ये निश्चित नहीं होता। अब निश्चित नहीं होने का कारण देखिएगा, इनका कार्यकाल तभी तक रहता है जब तक इन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, बहुमत प्राप्त हो। जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही मंत्रिपरिषद चलेगी। ठीक है, वरना मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। हाँ, ये है कि इनका कार्यकाल मैक्सिमम कब तक हो सकता है? 5 वर्ष तक। मंत्रिपरिषद का अधिकतम जो है कार्यकाल 5 वर्ष तक का हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखेंगे। जो मंत्रिपरिषद होती है, इनका लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है सामूहिक रूप से। इसका मतलब समझिए, अगर मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य से ने कोई कार्य किया गया है तो उसके लिए वो अकेला जो है उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए पूरी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी। पूरी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी। यानी अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है किसी एक मंत्री के विरुद्ध, तो उसका अर्थ होगा कि सिर्फ वो अकेला जिम्मेदार नहीं है, पूरी मंत्रिपरिषद उसमें भंग हो जाएगी। पूरी मंत्रिपरिषद भंग होगी। एक अकेला वो सदस्य भंग नहीं होगा, मतलब सिर्फ उसकी सदस्य नहीं जाएगी,
बल्कि पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का एक सदस्य भी पूरी मतलब कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। चलिए इसके आगे देखेंगे एक और ये जानकारी, यह बात कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए, मंत्रिपरिषद की सदस्यता के लिए ये आवश्यक है कि वो संसद के किसी एक सदन का सदस्य हो। संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो अगर वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना चाहता है। तो अगर मंत्री बनने के समय वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। ठीक है, अन्यथा उसका मंत्री पद छीन लिया जाएगा। ठीक है, उसका वो मंत्री पद हट जाएगा उसका। ठीक है, यानी मंत्री वो बिना संसद के सदस्य रहते हुए भी बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसको किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का। चलिए, अच्छा, आज मंत्रिपरिषद की क्लास हुई। अगली क्लास में हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। ठीक है, और आप सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि संविधान की पूरी क्लास आपको मिलती रहे। जैसे ही हम डालें आपके पास अपडेट पहुंच जाए। यहाँ पर संविधान की पूरी क्लास और एकदम सटीकता के साथ आपको पढ़ाई जाएगी, आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं।